नमस्कार, सुप्रभात सभी लोगों को। सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे ही होंगे सब। तो साथियों, आज उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की दृष्टि से आज का टॉपिक है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस पर आज हम चर्चा करेंगे। सभी साथी ध्यान से देखेंगे क्या क्या इसके बारे में है, लेकिन कोई भी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पढ़ाई वाली वीडियो कोई नहीं देखता है, लेकिन अगर इधर उधर की वीडियो डाल दें तो बहुत सारे व्यूज़ लाइक आती है। चलिए कोई बात नहीं, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ई गवर्नेंस। देखिए साथियों, ई गवर्नेंस कर लो, ई गवर्नेंस, ठीक है। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। ई गवर्नेंस, ठीक है। पहले हम इसके बारे में समझिए क्या है, इसका अर्थ क्या है। ई गवर्नेंस का अर्थ है किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना, ठीक है। ई गवर्नेंस में ई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक। ई का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। यूरोपीय परिषद ने ई शासन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। सार्वजनिक कार्रवाई के 3 क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग। पहला है सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिक समाज के बीच संबंध, ठीक है। दूसरा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी चरणों में सार्वजनिक प्राधिकरणों का कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र। और तीसरा है सार्वजनिक सेवाओं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक सेवाओं का प्रावधान, ठीक है। अब है ई गवर्नेंस के उदय के कारण। ई गवर्नेंस के उदय के कारण है शासन का जटिल होना और सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि होना, ठीक है। दूसरा है ई गवर्नेंस की विभिन्न धारणाएं। ई गवर्नेंस की क्या है? विभिन्न धारणाएं। पहला देखिए, प्रशासन। राज्य को आधुनिक बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग, प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए डेटा रिपोजिटरी का निर्माण और रिकॉर्ड्स जैसे भूमि, स्वास्थ्य आदि का कंप्यूटरीकरण, ठीक है। ई सेवाएं, इसमें आता है पहला ई सेवाएं। तो ई सेवाएं, इसका उद्देश्य राज्य और नागरिकों के मध्य संबंध को मजबूत करना है, ठीक है। राज्य और नागरिकों के मध्य संबंध को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान, ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान। दूसरा है ई प्रशासन और ई सेवाओं का एक साथ समायोजन करना, जिसे बड़े पैमाने पर ई सरकार कहा जाता है, ठीक है। अब देखें ई गवर्नेंस। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ठीक है। ई गवर्नेंस में क्या है? समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। इसमें नागरिकों के लिए नीति और कार्यक्रम से संबंधित जानकारी का प्रकाशन शामिल है। दूसरा है, यह ऑनलाइन सेवाओं के अतिरिक्त सरकार की योजनाओं की सफलता के लिए आईटी का उपयोग करता है और सरकार के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है। अगला है ई लोकतंत्र। क्या है? ई लोकतंत्र। राज्य के शासन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आईटी का उपयोग। इसके अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेहिता और लोगों की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। दूसरा, इसमें नीतियों का ऑनलाइन खुलासा, ऑनलाइन शिकायत निवारण, ई जनमत संग्रह आदि शामिल है, ठीक है। और दूसरा, उत्पत्ति, ई गवर्नेंस की उत्पत्ति, ठीक है। भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति 1970 के दशक के दौरान चुनाव, जनगणना, कर, प्रशासन आदि से संबंधित डेटा गहन कार्यों के प्रबंधन के लिए आईसीटी के अनुप्रयोगों पर ध्यान देने के साथ हुई है, ठीक है। अब है प्रारंभिक कदम। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना भारत में ई गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था, क्योंकि इसमें सूचना और संचार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 1977 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया। कब? 1977 में, ठीक है। अगला है ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में लॉन्च NICNET राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क एक क्रांतिकारी कदम था।
अब है ई गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है? नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन, सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना, शासन दक्षता में सुधार, व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार। ठीक है। अगला है ई गवर्नेंस के स्तंभ। ई गवर्नेंस के स्तंभ क्या है? लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन ई गवर्नेंस के स्तंभ है। ठीक है। दूसरा ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार। ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार कौन कौन से हैं? यह है G2G यानी सरकार से सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरा G2C यानी सरकार से नागरिक। ठीक है। दूसरा G2B यानी सरकार से व्यापार। ठीक है। अगला है G2E यानी सरकार से कर्मचारी। और अगला है ई गवर्नेंस हेतु भारत में नवाचार। ठीक है। देख जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका चार्ट बना रखे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब देखते हैं इसके कार्यक्रम और इसके विवरण। ठीक है। पहले देखिए भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटक भूमि अभिलेखों की ऑनलाइन डिलीवरी। भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटक के 6.7 मिलियन किसानों हेतु 20 मिलियन ग्रामीण भूमि के रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकृत वितरण के लिए एक स्वस्थायी ई गवर्नेंस परियोजना है। ठीक है। दूसरा है खजाने, कर्नाटक सरकारी ट्रेजरी सिस्टम का एंड टू एंड ऑटोमेशन। ठीक है। कर्नाटक राज्य की सरकार से सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई शासन पहल। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से मैनुअल ट्रेजरी सिस्टम में प्रणालीगत कमियों को खत्म करने और राज्य वित्त के कुशल प्रबंधन के लिए लागू किया गया है। अगला है ई सेवा आंध्र प्रदेश। इसे सरकार से नागरिक और ई बिजनेस से नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है। सभी सेवाओं को उपभोक्ताओं, नागरिकों से संबंधित सरकारी विभागों से जोड़कर सेवा वितरण के बिंदु पर ऑनलाइन जानकारी प्रदान की जाती है तथा फिर इन सेवाओं को ऑनलाइन वितरित किया जाता है। यह परियोजना नागरिकों के बीच विशेष रूप से उपयोगिता बिलों के भुगतान के लिए बहुत लोकप्रिय हो गई है। दूसरा ई कोर्ट। इस परियोजना को न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसके द्वारा न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा। इस मिशन मोड प्रोजेक्ट MMP का उद्देश्य नागरिकों को प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा बेहतर न्यायिक सेवाएं प्रदान करना है। अगला है ई जिला। क्या है? ई जिला। इसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया। MMP का उद्देश्य जिला स्तर पर नागरिक केंद्रित सेवाएं जैसे जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय और जाति प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन आदि प्रदान करना है। किसके द्वारा? ई जिला के द्वारा। ठीक है। अगला है MCA 21। इसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किसे? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करना है। इसके अंतर्गत विभिन्न ऑनलाइन सुविधाओं के आवंटन और नाम परिवर्तन, निगमन, पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, पंजीकृत कार्यालय का पता बदलना, सार्वजनिक रिकॉर्ड देखना और जैसी सेवाएं शामिल हैं। अगला है ई ऑफिस। क्या है? ई ऑफिस। इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा। इसका उद्देश्य कार्यालयों में कम से कम कागज, लेस पेपर ऑफिस के उपयोग द्वारा सरकार की परिचालन क्षमता में सुधार करना है। अब है डिजिटल इंडिया पहल। डिजिटल इंडिया पहल इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। यह भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। डिजिटल इंडिया के केंद्र में 3 मुख्य क्षेत्र हैं। डिजिटल इंडिया के केंद्र में 3 मुख्य क्षेत्र कौन कौन से? पहला है प्रत्येक नागरिक के लिए सुविधा के रूप में बुनियादी ढांचा। दूसरा है गवर्नेंस व मांग आधारित सेवाएं। और तीसरा है नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। ठीक है। अब है ई गवर्नेंस के लाभ। ई गवर्नेंस के लाभ देखिए, ई गवर्नेंस से प्रशासनिक कार्य एवं सुविधाएं, ई गवर्नेंस से प्रशासनिक कार्य एवं सेवाओं की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार होता है। लाभ से क्या होता है? ई गवर्नेंस क्या होता है कि ई गवर्नेंस से प्रशासनिक कार्य एवं सेवाओं की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार होता है। दूसरा, ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार को सारे आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।
दूसरा, इस सरकारें विभिन्न योजनाएं और नीतियां बनाने के दौरान इन आंकड़ों का विश्लेषण कर बेहतर निर्णय ले सकती है। अगला, ई गवर्नेंस के परिणाम स्वरूप एक कॉमन डेटा तैयार हो जाता है जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ठीक है। फिर इससे जनता और सरकार के बीच स्वस्थ एवं पारदर्शी संवाद को मजबूत बनाया जा सकता है। अगला, सुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सरकार की प्रतिक्रियाओं को सरल बनाना है ताकि पूरी प्रणाली को पारदर्शी बनाकर तीव्र किया जा सके, और यह ई गवर्नेंस के माध्यम से ही संभव है। और अगला है, ई गवर्नेंस से व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन हुआ है। तो इतने लाभ ई गवर्नेंस के द्वारा होते हैं। ई गवर्नेंस से संबंधित चुनौतियाँ। अब है ई गवर्नेंस से संबंधित चुनौतियाँ। पहले देखिए, अवसंरचना, बिजली, इंटरनेट आदि बुनियादी सुविधाओं का अभाव। ठीक है ना। किसका? बिजली, इंटरनेट आदि बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो किससे? ई गवर्नेंस। और इसमें क्या है, भारत नेट और सौभाग्य जैसी पहल इस संबंध में उठाए गए कदम है। ठीक है। भारत नेट और सौभाग्य जैसी पहले इस संबंध में उठाई गई हैं। दूसरा देखिए, लागत। ई गवर्नेंस हेतु किए जाने वाले उपाय महंगे होते हैं और इनके लिए भारी सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता होती है। भारत जैसे विकासशील देशों में ई गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में परियोजनाओं की लागत प्रमुख बाधाओं में से एक है। ठीक है। अगला है, गोपनीयता और सुरक्षा। गोपनीयता और सुरक्षा। डेटा लीक होने के मामले में ई गवर्नेंस के प्रति लोगों के विश्वास को खतरे में डाल दिया है। डेटा लीक होने के मामले में ई गवर्नेंस के प्रति लोगों के विश्वास को क्या है, खतरे में डाल दिया है। इसलिए ई गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सभी वर्गों के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मानक और प्रोटोकॉल होने चाहिए। बिल्कुल सही। अगला है, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड। ई गवर्नेंस सेवाओं का लाभ उठाने वाले और इन सेवाओं से वंचित लोगों की संख्या के मध्य बहुत अधिक अंतराल है। दूसरा है, डिजिटल विभाजन। जनसंख्या के अमीर, गरीब, पुरुष, महिला, शहरी, ग्रामीण आदि क्षेत्रों में देखा जाता है। अगला है, इस अंतर को कम करने की आवश्यकता है, तभी ई गवर्नेंस के लाभों का समान रूप से उपयोग किया जाएगा। यह है डिजिटल डिवाइड। दूसरा है, सुझाव। ई गवर्नेंस के सुझाव क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ई शासन की पहल ज़मीनी हकीकत की पहचान और विश्लेषण करके की जानी चाहिए। दूसरा है कि सरकार को विभिन्न हितधारकों अर्थात नौकरशाहों, ग्रामीण जनता, शहरी जनता, निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि के लिए उचित व्यवहार, विशिष्ट और प्रभावी क्षमता निर्माण तंत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला है, ई गवर्नेंस से संबंधित सेवाओं के वितरण को बढ़ाने में क्लाउड कंप्यूटिंग की एक बड़ी भूमिका है। क्लाउड कंप्यूटिंग न केवल लागत में कमी लाने का एक उपकरण है, बल्कि नई सेवाओं को प्रदान करने में सक्षम होने के साथ ही शिक्षा प्रणाली में सुधार और नई नौकरियों अवसरों के सृजन में भी मदद करता है। अगला है, मेघराज GI क्लाउड सही दिशा में एक कदम है। इस पहल का उद्देश्य सरकार को ICT खर्च को कम करते हुए देश में ई सेवाओं के वितरण में तेजी लाना है। और अंतिम सुझाव है, क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ई गवर्नेंस भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। ये सुझाव है ई गवर्नेंस के। ठीक है। अब देखिए लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस सेवाएं भारत में गति पकड़ रही है, लेकिन सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल डिवाइड को कम करने की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल डिवाइड को कम करने की आवश्यकता है। दूसरा है, ई गवर्नेंस उपायों की सफलता काफ़ी हद तक हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता पर निर्भर करती है और निकट भविष्य में 5G तकनीकी का देशव्यापी प्रसार हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। तो साथियों, ये था ई गवर्नेंस के बारे में। आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। आशा करते हैं कि सबने अच्छे से समझा होगा। तो साथियों, कुछ भी डाउट होते तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें और मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।